हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी में हमने अभी दो कंपनीज को तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फीएम इंडस्ट्रीज एंड लूमेक्स ऑटोटेक। दोज टू आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट, यू ऑल कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो उसी में हम लोग यही करके और कंपनीज ऐड करेंगे अभी, है ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सोना कॉमस्टार के बारे में बात करेंगे। तो अब ये जो कंपनी है, ये आप देखेंगे तो जो जनरली इस कंपनी को जाना जाता है, आपके जो डिफरेंशियल गियर्स होते हैं उसमें एक सॉर्ट ऑफ मार्केट लीडर है एक तरह से, है ना। तो उस कंटेक्स्ट में देखना है हमें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके डिफरेंशियल गियर्स ही बनाते हैं। इनके जो पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और अपने जो लेगेसी प्रोडक्ट्स से ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के कैसे कैसे नए नए प्रोडक्ट्स में ये लोग गए हैं, तो काफ़ी सारा ट्रांजिशन हुआ है। तो वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। बट ओवरऑल पहले इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले अगर मैं ओवरऑल खास करके इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्टोरल इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे ना, तो ये जो कंपनी है, जैसे अनलाइक अदर ऑटो कंपोनेंट्स की जो कंपनीज होती है, कुछ के जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियोज होते हैं काफ़ी इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडियन मार्केट है वो खुद में ही इतनी बड़ी है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड है। तो इसलिए उन कंपनीज को बाहर डाइवर्सिफाई करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में सेल नहीं होते हैं, एक लार्ज चंक ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो आपका इंडिया के बाहर भी सेल होता है। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, वो आपके जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, जनरली वहाँ पे यूएस हो गया, तो 40% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है आपका नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से आता है। फिर एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू आपका यूरोपियन मार्केट से आता है। तो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इससे कि ये जो कंपनी है इसका डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसके ऊपर, है ना। तो अब आप देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में, अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग सोचें, तो अभी जो यूएस में जो इशूज़ चल रहा है, दो इशूज़ चल रहा है। एक जो हमारे फ्रंट में डायरेक्टली आता है, दैट इज़ द टैरिफ इशूज़, ठीक है। दूसरा जो यूएस चाइना की टैरिफ वॉर्स चल रही है, उसके कारण जो रेयर अर्थ मिनरल्स के जो पूरे सप्लाई चेन में डिस्टर्ब हुआ है, एक उसके इशूज़ हैं, है ना। तो टैरिफ इशूज़ हो गया, तो कई सारे कंपोनेंट्स पे यूएस गवर्नमेंट ने आपके टैरिफ्स लगा दिए। तो जो इनके प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाएंगे तो उनमें क्या डायनामिक्स रहना है उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको टैरिफ्स और डिमांड के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली मान लीजिए अगर इनके प्रोडक्ट्स आप इनको सेल करना है किसी अपने ओईएम को, है ना, तो अब मान लीजिए उन प्रोडक्ट्स में टैरिफ आपके ज़्यादा लग जाएंगे, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ये तो कॉस्टली हो जाएगा उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए, है ना। तो अब जो वहाँ पे इनका ओईएम है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ज़्यादा पैसे देके इन प्रोडक्ट्स को खरीदे, है ना, बिकॉज सोना एज अ कंपनी, कोई भी कंपनी अपने मार्जिन को तो डाइल्यूट नहीं करेगा, बिकॉज कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट में सब कंपनी प्रॉफिट के मोटिव से काम करता है। पहला तो वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उनके पास मतलब अगर वो अपने कॉस्ट को बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको कंज्यूमर को बेचना है वहाँ पे, तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। तो दूसरा वो लोग सर्च करेंगे कि किसी थर्ड पार्टी के लिए, मतलब जो कोई ऐसा सप्लायर मिल जाए उनको जहाँ से वो प्रोडक्ट खरीद ले, और जो उनका जो बेसिकली प्राइसेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़े। तो उसी कंटेक्स्ट में ये जो कंपनी कहती है कि आने वाले लगभग 12 महीने के अंदर, मतलब जनरली जो अपना पूरा रेवेन्यू सेगमेंट देख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा होगा कि कहीं पे तो कोई कंपनी मार्जिन आपके मतलब कॉस्ट प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मे बी आने वाले टाइम में आपके जो टैरिफ वाले सिनेरियो है वो थोड़े बेटर हो जाएंगे, है ना, है ना। तो इन सभी और कुछ ऐसे डिमांड भी होंगे जो टोटली लॉस्ट हो जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये आप मेरे टैरिफ वाली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था इसको। तो बेसिकली व्हाट द कंपनी इज सेइंग कि इन द मिड टर्म आपके जो रेवेन्यू में है ना, 3% के आसपास इनको रेवेन्यू का एक तरह से लॉस होने वाला है। तो अगेन दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ये तो पूरा डायनामिक्स हो गया इनका टैरिफ वाला। दूसरा, अब बात करता हूँ मैं आपकी रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। अब जो इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है ना, पहले जैसे जो मोटर्स वगैरह यूज़ होते थे गाड़ियों में, तो वो पूरे मैकेनिकल काइंड ऑफ मोटर्स होते थे। फिर समय के साथ जैसे आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हुए, जो आपके रेयर अर्थ मिनरल्स को यूज़ क्यों किया जाता है, लाइक सो मच ऑफ टॉक इज़ अबाउट इन कंपोनेंट्स के बारे में क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसको चेंज काफ़ी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मतलब ईजी होता है। तो उन सभी चीज़ों के कारण जो इनको है ना, जो रोटेशनल मोशन हो गई, इस तरह से आपको पूरे गाड़ियों में गियर्स असेंबलीज को बनाना है, तो उन जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ है। और दूसरा क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं इनके जो साइजेस होते हैं ना, साइजेस कंपेरेबल होते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मेटल्स लगाने पड़ रहे हैं आपको, वो छोटे छोटे साइजेस में ही आपका काम कर देते हैं, है ना। तो दैट्स वाई इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और खास करके आप जो सेमी कंडक्टर्स वाली पूरी इंडस्ट्रीज देख लीजिए, या फिर जो आपके
ऑटो कंपोनेंट्स वाली इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है ना। तो अब आप देखेंगे ना, तो कंपनियां कर क्या रही हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सभी कंपनी अग्री करती हैं कि दिस इज अ मेजर हेडविंड फॉर द सेक्टर। अब इसमें आप कुछ, जैसे मैंने ओईएम्स के बारे में कुछ कंपनीज को देखा था, आई थिंक महिंद्रा ही था, तो वो लोग बात करते हैं कि उनके पास इनफ इन्वेंट्री है, तो वो लोग इसको उतना इशू की तरह नहीं देख रहे हैं। या फिर आप कुछ और कंपनीज को पढ़ेंगे तो कुछ कहेंगे कि हाँ दिस इज अ मेजर कंसर्न, तो एक मिक्स्ड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिलता है। बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इससे तो एक अनसर्टेनिटी आती है आपके। अब सोना एज अ कंपनी और एनी अदर कंपनी जो इस तरह के कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व है, तो वो लोग क्या देखता है या फिर क्या कोशिश करता है, तो ये कंपनी क्या करती है, जो आपकी रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको नॉन फेरस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, मतलब फेरस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट नेम सर्च करना पड़ेगा। तो द कंसेप्ट इज कि भाई आप जो फेराइट्स वगैरह होते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल दोज रेयर अर्थ मेटल्स, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे इशू क्या हो जाता है ना, एक तो आपकी जो वही है ना, हम सोने का चीज़ जो आप, वो तो आप चांदी से नहीं कर सकते हो ना, तो वही कंसेप्ट है। जो बात वहाँ पे होगी वो बात तो आपको आपके एक लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होती है, आपके वेट बढ़ जाते हैं, जो परफॉर्मेंस होता है वो खराब हो जाता है ना। फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और फाइनली जब ये सारे इशूज आएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएंगे आपके। तो अगेन ये वाला जो डायनामिक है ये प्ले आउट हो रहा है इस कंपनी के लिए, है ना। तो दीज आर द टू मेजर इशूज, और ये तो दो मेजर इशूज हो गए, और कुछ माइनर इशूज के बारे में बात करूंगा। पिछले 2 क्वार्टर से क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ, इनके कुछ यूरोपियन कस्टमर्स थे, वहाँ पे उनकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है वो चेंज हो गया। कुछ इस तरह की बात है कि जैसे होता है ना कि मान लीजिए इंडिया से कुछ, एक तो है कि भाई इंडिया में मैं प्रोड्यूस किया, अब जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मेरे ओईएम को देना है ना। या फिर जो आपके एंसिलरी कंपनी है जो 0.5 प्रोड्यूसर्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आपके लूमेक्स वाली कंपनी होगी, ऐसी और इंटरनेशनल मार्केट्स की भी कंपनी होगी, उनको पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो गया कि भाई सोना एज अ कंपनी खुद जाके उनकी जो प्लांट है वहाँ या फिर वेयर हाउस है वहाँ तक पहुँचाएगा, तो उसके टर्म्स में थोड़ा चेंजेस हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ है, इनका जो कुछ रेवेन्यू सेगमेंट है वो Q1 से लेकर Q2 में शिफ्ट हो गया है। तो अगेन दैट इज़ एन इशू। इसके अलावा आप और अगर इशूज देखेंगे ना, एक तो आई थिंक इनके कुछ मैनेजमेंट में किसी पर्सन का लाइक डेथ हो गया था, तो उसके अगेन अगेन एक शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी आ जाती है। बट अगेन वो नहीं है, बट उससे भी मेजर मेजर इशूज़ हैं अभी इसके साथ। फाइनली एक और इशू है, जो पूरा आपका ईवी का जो थीम चल रहा है ना, उसमें जो आप यूरोपियन मार्केट या फिर यूएस मार्केट को देखोगे तो वहाँ पे आपके स्लो डाउन है। तो अगेन उससे जो इनका जो होल थीम है पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो ये कंपनी ग्रो ही बेसिकली ईवीज पे ही कर रहा है। आप इनका जो ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे ना, वो आई थिंक 70% के भी ऊपर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही है, और जो पुराने जो टेक्नोलॉजीज है इंटरनल कंबसन इंजन वहाँ पे से वो कम हो रहा है ना। तो ये सारी बात हो गई। तो अब ये कंपनी क्या कहता है, अब जैसे कंपनी तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बातें ही करेगा ना, तो ये ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, बट वैसे भी इसमें दो ऑप्टिमिज्म भी है और साथ साथ थोड़ा इशूज भी है। मैं दोनों चीज़ डिस्कस करता हूँ। पहला ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आप देखिए कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, तो इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जब जो एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है उसको एक अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट शेयर कैप्चर करने की या फिर आपको कंसोलिडेट करने की। इसको मैं आपको कुछ इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। आप 2 एग्जांपल्स लीजिए। आप अगर अभी आप माइक्रो फाइनेंस साइकिल को देखोगे पूरा, तो आपको मालूम चलेगा वहाँ पे कि अरमान फाइनेंशियल जो है जो बात करता है कि एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर होल माइक्रो फाइनेंस इशू, जैसे कि ज्वाइंट लैंडिंग ग्रुप में जो चल रहा है, तो वहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। सिमिलरली आप अगर अभी ब्रोकरेज कंपनीज में देखिए, जो पूरा सेबीज का रेगुलेशन आया, तो उसी कारण जो छोटे छोटे कंपनीज है उनका मार्केट शेयर लूज होगा, और एंड एंजल वन इज स्टिल कैप्चरिंग द मार्केट शेयर। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। सिमिलरली आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में भी आप देख सकते हैं ना, और आप ज्वेलरी कंपनी में भी देख सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब इस तरह के सेक्टरल हेडविंड्स आते हैं, तो वहाँ पे जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट इट्स मार्केट। बट ये तो मैंने ऑप्टिमिज्म वाली बात कर ली। अब इसी में जो इशूज़ हैं, जब मैं एक एक्सटर्नली एक बिजनेस को देखता हूँ तो मैं तो उसके ऑप्टिमिज्म पे नहीं चल सकता ना। द थिंग इज एट द कोर ऑफ इट अनसर्टेनिटी तो है ना। दैट इज अ पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो दिस वाज बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वांटेड टू डिस्कस दिस हेडविंड्स वगैरह क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसके कारण जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कंपनीज को और क्या करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे इंडिया में भी आप देखते हैं कि केबल्स एंड वायर्स वाली कंपनी पूरे पूरे प्लांट्स लगा रहे हैं अपने, इतना ज़्यादा केपेक्स कर रहा है ना। तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी आएगी, आप अगर वाड़ी वाले मेरे वीडियो से कनेक्ट करेंगे तो वो लोगों ने अपने यूएस के प्लांट को होल्ड पे रखा है। सिमिलरली जो आपकी जो प्रीमियर वाली कंपनी है उन्होंने भी होल्ड पे रखा है।
तो जस्ट लाइक दिस कंपनी ऑल्सो, सिंस देर इज सो मच अनसर्टेनिटी, वाई आई एज अ कंपनी मैं जाके अपना केपेक्स क्यों फंसाऊंगा वहाँ पे जब मुझे डिमांड सिनेरियो सही से नहीं दिखता है ना। तो इसीलिए ये कंपनीज अपने कुछ मैक्सिको में प्लांट लगाना चाहता है। मैक्सिको में प्लांट क्यों लगाएगा, मे बी उसका कारण बहुत हो सकता है कि एक तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपका यूएस से हो जाएगा, तो वहाँ के क्लाइंट को सर्व करने के लिए ईजी होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि यूएस में जो अभी पूरे होता है ना कि बहुत सारे कंट्रीज पर टैरिफ लगाया जाता है, तो वो सभी या फिर यूएस मैक्सिको का कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है, तो बट दैट इज़ नॉट अ डिस्कशन। तो अभी जो यूएस में प्लांट है उसको तो थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और सिमिलरली मैक्सिको में भी प्लांट उसी तरह से लगाएंगे। तो व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट में कंपनीज भी जो अपना एक्सपांशन होता है उसको थोड़ा सा डिले करता है ना। और भी कंपनीज एग्जाम्पल आप केटेक्स को देख लीजिए, है ना, जो आपका यूएस छोड़ के आपका इंडिया में प्लांट लगाने की बात कर रहा है। तो ये सारे हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मेगा ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा, तो उससे हमें क्या समझ में आएगा कि बेसिकली पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। आपको ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखिए लूमेक्स ऑटो का वीडियो देख लीजिए या फिर सीएम को देख लीजिए, तो वहाँ पे मैंने कुछ मेगा ट्रेंड्स के बारे में बात किया। एक जनरली मैं अभी जैसे एक ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, आपको मैं दो एग्जांपल से कंपेयर करता हूँ। आप 1970s और 80s का टाइम देखिए, तो वहाँ पे जो इंटरनल कंबशन इंजन्स थे, जो पुराने इंजन्स हैं, उनकी साइजेस छोटे होने लगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हुआ। तो उससे जो कार्स थी वो छोटे साइजेस की कार्स बननी स्टार्ट हो गई, है ना। तो उससे क्या हुआ, एज अ कंज्यूमर जो है उसको ईज ऑफ एक्सेस हो गया, और मतलब उतनी पावरफुल कार्स मुझे नहीं चाहिए। अब कोई इंसान दिन में 500 किलोमीटर तो नहीं चलाता है ना, डेली तो वो नॉर्मली शहरों में कम्यूट करता है, या फिर कितने 50-60 जितने भी किलोमीटर चलते हैं वो उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, तो वो है। तो दैट वाज अ मेगा ट्रेंड। अभी जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक मेगा ट्रेंड जो चल रहा है, आप ईवीज में देखिए, है ना। अभी ईवीज में इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू होता है आपको एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, साथ ही साथ जो बैटरीज के कॉस्ट ज़्यादा है, बैटरी के साइज ज़्यादा होती है। तो ये कंपनी कहता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको बताता हूँ। तो BYD एक सॉर्ट ऑफ मार्केट लीडर है पूरे बैटरी वाले थीम में। तो BYD ने अभी एक नया बैटरी बनाया है, तो वो 1000 किलोवाट आवर्स की उसकी चार्जिंग स्पीड होती है ना, और 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को वो 5 मिनट में चार्ज कर देता है ना। और जो बैटरी के प्राइसेस भी हैं वो भी ड्रास्टिकली फॉल कर रहे हैं, है ना। पिछले कुछ सालों में आई थिंक 40-50% फॉल कर गया है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो आने वाले 3 से 4 सालों में अगेन उतना ही प्राइस फॉल करेगा। दिस इज नॉट आई एम टेलिंग, दिस इज व्हाट द कंपनी इज टेलिंग, है ना। तो दिस इज अ मेगा ट्रेंड। अब ये कंपनी कहती है कि जो ईवी वाला थीम है ये एक इनएविटेबल थीम है, ये होना ही है। अब कैसे हमें मालूम चलेगा अब होना ही है, तो बेसिकली आप जो चाइनीज मार्केट को देखेंगे, तो चाइना एक इस पूरे ईवी वाले थीम में एक तरह से लीड कर रहा है ना। तो ऐसा कहते हैं कि चाइना जो है एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया है। आफ्टर चाइना यूरोप विल फॉलो, एंड आफ्टर यूरोप यूएस विल फॉलो, है ना। यूएस को लेट क्यों होगा, क्योंकि यूएस में अगेन वो पॉलिसी अडॉप्शन जो है वो कैसे कैसे चेंज होगा, एंड आफ्टर दैट इंडिया विल फॉलो। वाई, इंडिया में बहुत सारे इशूज हैं, सिंस डेमोक्रेसी भी हो गया, और पॉलिसी लेवल जो हमारी जो डेंसिटी है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। तो वो सारे कंपोनेंट्स में स्लोली दिस इज हाउ द होल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग। तो ये जो कंपनी है ये इसी वेव को पूरा राइड करने की कोशिश कर रहा है ना। सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे कंपनीज भी इसको पूरा राइड करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे ये डिमांड आगे बढ़ेगी आपकी बैटरी के प्राइसेस भी कम होंगे और आपकी साइजेस भी कम होगी। तो अगेन, और आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा, मतलब सपोज कि मैंने खरीदा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप ये प्रोडक्ट अच्छा है। सो दिस इज हाउ दिस सेक्टर विल प्रोग्रेस। सो ये तो हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके इनके जो जॉइंट वेंचर इन्होंने अभी आपका चाइना में किया है। कौन सी कंपनी है, JNT कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है। वो बेसिकली एक मार्केट मतलब काफ़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, जो कि आपकी जो मोल्ड्स फाउंड्री बेसिकली किस तरह के शेप में आपका कंपोनेंट्स बनेगा, तो उसकी कंपनी है ना। तो इसमें जो मेजर स्टेक है वो आपका 60% आई थिंक है ना, 60% सोनाकॉम स्टार्ट का है, और 40% आपके JNT कंपनी की है, चाइनीज़ वाले कंपनी की, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग करना क्या चाहते हैं, चाइनीज़ मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा इनको, है ना। JNT का ऑलरेडी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या पूरी वेल एस्टेब्लिश वहाँ पे होगा। अब इंडिया से ये लोग डिफरेंशियल गियर सप्लाई करेंगे चाइनीज़ मार्केट में, और उसके वाया वो पूरा सेल होगा। अभी ऐसा नहीं है कि सोनाकॉम से जाके वहाँ पे प्लांट लगा रहा है उसको मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा, अभी वो चीज़ नहीं है। मे बी वो आने वाले समय में होगा, बट वो तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो दैट इज़ अ थिंग। हाँ, तो ये हो गया। अभी और क्या बातें हैं, इन्हीं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो मैंने आपको स्टार्टर मोटर्स का बोल दिया, जो कि एक नॉन बैटरी BE वाले सेगमेंट में आता है ना। अभी जो इनका करंट आप पूरा आपका रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे ना, तो लगभग जो 72% है इनका, वो आपका
आपका इसी से आता है, मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। और जो नॉन आपका BEV है ना, वो बचा हुआ है, मतलब कुछ 20-30% हो गया। अब इन्होंने अभी जो रिसेंटली क्या किया है, कुछ नए सेक्टर्स में भी जाने की कोशिश की है। तो मैं दो बातें करता हूँ दो सेक्टर की। एक अभी आप देखेंगे कि जो ये ह्यूमनाइड रोबोट्स है ना, तो एक तो वो सेक्टर में जा रहे हैं ये लोग। वो सेक्टर में क्यों जा रहे हैं, अब आप देखेंगे, सिंस ये कंपनी क्या करता है बेसिकली, सेंसर्स, डिफरेंशियल गियर्स हो गया, और आपको बताता हूँ मैं, स्टार्टर मोटर्स हो गया, ट्रैक्शन मोटर्स हो गया, स्टीयरिंग व्हील्स, मतलब ये सारी क्या है। डिफरेंशियल मोटर होता क्या है, जो गाड़ी के आगे एक व्हील लगी है और एक पीछे कहीं पे व्हील लगी है ना, तो एक आपका ये रोटेशन ऐसे होना है और इसका रोटेशन कम होना है, मतलब जो दोनों साइड है उसका जो रोटेशनल स्पीड है वो अलग अलग होगा, तभी तो गाड़ी ऐसे करके रोटेट कर पाएगी ना। तो बेसिकली उसको डिफरेंशियल गियर कहते हैं। तो इन्हीं, और मेनली ये गियर बॉक्सेस, सेंसर्स हो गया है ना, तो उन सेगमेंट में वर्क करता है। अब ये लोग ह्यूमनाइड रोबोट्स में क्यों जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो अल्टीमेटली वो तो एक पूरा रोबोट है, बट उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो तो सेंसर्स और गियर्स ही लगे हैं ना। हाथ का मूवमेंट कराना है आपको, रेस्ट मूवमेंट करानी है किसी रोबोट की, तो गियर लगेगा ना। तो तो दिस बेसिकली क्या है, उन प्रोडक्ट से इनकी फैमिलियरिटी है और ऑलरेडी इन्होंने इतने सालों से काम किया है, तो उसके वजह वो लोग उस सेगमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। अब ऑर्डर बुक पे एक छोटा सा लाइन और बोलूँगा मैं, पॉइंट बोलूँगा कि अभी जो इनका ऑर्डर बुक देखेंगे ना, वो अराउंड 262 बिलियन रुपीज़ का है। मतलब आई थिंक ये कितना हो गया, आई थिंक 26 करोड़ जो भी है, मतलब दैट इज़ अ थिंग। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ऑर्डर बुक है वो 7.4x है आपका FY 25 के रेवेन्यू के लिए, जो कि क्लियरली आपको आने वाले कुछ सालों के लिए तो क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है ना। अब आप सोचेंगे ना, मैंने एक आइनॉक्स वाली वीडियो में आपको बोला था कि जनरली जो कंपनीज होती है वो 18 से 24 मंथ्स के ऊपर का ऑर्डर लेता नहीं है, बट इस कंपनी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि 7.4x, मतलब 3-4 साल तक का भी ऑर्डर बुक है। ऐसा क्यों है, अनलाइक दोज कंपनीज, ये कंपनी जो है ना, इनको अपना प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि इट इज़ ए कमोडिटी, इनको R&D स्टेज में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन टेस्ट करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट को आपको अपने OEM को भेजना पड़ेगा, वो टेस्ट करेगा, है ना। कैसी परफॉर्मेंस है उसको जजमेंट देगा, फिर आपके पास फीडबैक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रैपिड पेस पे एक्सपांसन करोगे। तो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, तो दैट्स वाई इसीलिए लोग है ना अपना जो ये कहते हैं कि इनके EV प्रोग्राम्स हैं, इसको प्रोग्राम्स कहते हैं, ऐसा नहीं ऑर्डर बुक की तरह से कहते हैं। जैसे ये लोग कहते हैं कि इनके 50 ईयर प्रोग्राम्स है पूरे, है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड। जैसे आपके कुछ प्रोग्राम्स, 15 प्रोग्राम कुछ ऑनगोइंग है, कुछ मतलब पहले से चल रहे हैं, कुछ ऑनगोइंग है और कुछ आने वाले समय में आएगा। तो इसके तरह से लोग क्लासीफाई करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम को। अब ये तो मैंने आपको ह्यूमनाइड रोबोट्स के बारे में बोला। अब एक और जो सेगमेंट है ना, ये लोग अभी अपना बढ़ रहे हैं आपके रेलवेज़ की तरफ। रेलवेज़ में ये लोग क्या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ये है ना इंडिया में आपके जो कपलर्स होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हो गया, डैम्पनर्स हो गए, तो ये सारे जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें एक मार्केट लीडर की तरह से है। अब तो उस सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये लोग उस सेगमेंट में जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, तो जो इंडिया का जो ओवरऑल रेवेन्यू में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने लग जाएगा। क्लियर है। अभी कौन सा लीड करता है आपका, नॉर्थ अमेरिका, आई थिंक 39-40% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है वहाँ से, तो वो लीड करता है। तो ये है अभी। हाँ, ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको EPI से कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड कनेक्टेड, क्योंकि सारे प्रोडक्ट आपकी इलेक्ट्रीफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये EVs में जा रहे हैं। पर्सनलाइज मतलब आपके जो सारे टेक्नोलॉजी से इंटरकनेक्टेड रहता है। इंटेलिजेंस इज अगेन AIs वगैरह का यूज़ है, या फिर तो आपके सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन है उसमें। तो उन सभी चीज़ों के कारण कहते हैं। आपको मैंने ज्योग्राफी के बारे में ऑलरेडी बोल दिया। अभी भी जो इनका जो पूरा पूरा ऑर्डर बुक देखेंगे ना, उसमें भी फर्दर में अगर आपकी ऑटो या नॉन ऑटो से क्लासीफाई करूँगा, तो अराउंड 90% इनका अभी भी ऑटो सेगमेंट के में ही आता है। बाकी जो आपका 10% है वो आपका इसमें रेलवेज़ का, मैंने जैसे बोला आपको अभी, या फिर कुछ सेगमेंट आने वाले समय में जैसे ह्यूमनाइड रोबोट्स की तरफ भी जाएंगे ये लोग। तो ये हो गया। अब आते हैं कि इनका फिनेंशियल्स कैसा डिपेंड करता है किस पैरामीटर्स पे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको इशूज़ के बारे में डिस्कस किया, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैंने आपको बोला कि यूरोपियन मार्केट में कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हुए थे, उसके कारण कुछ रेवेन्यू में इशूज़ आ गया। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हो गई तो वहाँ पे इशूज़ आ गया। फिर और इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया, मतलब कभी मान लीजिए जैसे इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में ये देखा कि अचानक से जो आपके नॉन बैटरी वाले कंपोनेंट्स हैं ना, वहाँ से रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि जनरली आप जब डिमांड नहीं है तो जनरली कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो तो प्लांट लगाएगा नहीं। जब प्लांट लगाएगा नहीं तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी। अब वहाँ पे अगर मैं एज अ कंपनी, मेरे पास ऑलरेडी प्लांट है, तो ऑफकोर्स मेरे पास डिमांड आ जाएगी। तो एक शॉर्ट टर्म में एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है उसका,
बट वो सस्टेनेबल नहीं है, वो बार बार नहीं होगा। तो मतलब बेसिकली द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों के वाया इनकी डिमांड वहाँ से आती है। हाँ ठीक है। और अगर आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखोगे ना, इस पर्टिकुलर क्वार्टर नहीं, इसके आप पिछले क्वार्टर के 2 क्वार्टर में देख लीजिए आप, तो दोनों क्वार्टर में आपको दिखेगा कि इनका मार्जिन्स में लॉस हुआ है, मतलब मार्जिन्स डिक्रीज हुई है और टॉप लाइन तो बहुत ही बेकार आया है। वाई? अगेन मैंने कुछ कुछ रीजंस आपको दिए, तो टैरिफ इशूज़ हैं, फिर उन्होंने अभी ये जो कंपनी एक्वायर की है तो वहाँ पे आपके इन्होंने QIP करना पड़ गया इनको, तो फिर आपके इनके ईसॉप्स कॉस्ट भी बढ़ गए थे, है ना? तो और रॉ मटेरियल प्राइसेस की भी इशू आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ों से इस कंपनी का पूरा जो मार्जिन प्रोफाइल है वो पूरा खराब हो रखा है। एट द सेम टाइम टॉप लाइन में भी इशूज़ हैं। टॉप लाइन में इशूज़ क्यों हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हो गया, इंटरनेशनल स्लो डाउन्स है, तो ये सारे कारण हो गया। अब आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इनके एबिटा प्रोफाइल को कैसे देखते हो? जब मैं आपको इस कंपनी का लास्ट 5-6 साल बताऊँगा ना आपको, तो जब इनका अभी जो जैसे आपका ईवीज़ वाला जो सेगमेंट है ना, पहले वो आपकी कुछ 6-7% के आसपास आता था इनका रेवेन्यू का। फिर धीरे-धीरे बढ़ के अभी वो आई थिंक 29-30% के आसपास आया है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो थोड़ा-सा कम हुआ है। क्यों? अगेन वो स्लो डाउन के कारण। बट वो ऊपर-नीचे थोड़ा दो वो थोड़ा कम बेसी होते रहता है। तो दैट इज़ अ पॉइंट। और जब इस तरह के इश्यूज आएंगे तो अगेन इनके जो रिटर्न रेशियो जैसे कि आपकी ROC ROE हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स पे अफेक्ट होगा। तो वो अगेन जैसे अब इनका ROE आपका अभी जून जून के नंबर्स अगर मैं बताऊँ आपको, वो घट रहा है, तो विच इज़ अगेन नॉट नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी, है ना? तो ये तो घट रहा है और एट द सेम टाइम कंपनी ने खुद ही कह दिया है कि हमें शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी दिखती है, तो हम तो उस होप पे नहीं रह सकते ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। मैंने आपको और सारे टैरिफ्स वगैरह के बारे में बोल दिया है। अभी मैंने आपको मार्जिन्स वगैरह, हाँ, इसी में एक और इंटरेस्टिंग है मार्जिन प्रोफाइल आगे जाके अब मैं कैसे देखता हूँ इस कंपनी का। तो आप देखेंगे ना, मैंने बोला कि पिछले कुछ समय में इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वो ईवीज़ की तरफ डिफरेंशियल गियर वाला जो सेगमेंट है या फिर अदर सेगमेंट्स है, वहाँ पे इनको बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो मैं अगर आपको उनको मार्जिन का बताता हूँ ना, FY अगर आप अभी से लास्ट 10 साल पहले देखेंगे तो इनका मार्जिन अराउंड 21% के आसपास था। फिर आप FY 12 से FY 16 का टाइम देखिए, वहाँ पे एबिटा मार्जिन होंगे 25% पे हो गए। फिर FY आपका 17 से लेके जो अभी रिसेंट पीरियड होगा, वहाँ पे आपका 25 से 27% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन चल रहा था। और अभी इन्होंने रेलवे वाला बिजनेस एक्वायर किया है ना? तो रेलवे वाला बिजनेस एक्वायर करने से अब रेलवे से गवर्नमेंट लिंक बिजनेस होता है, तो वहाँ पे एक तो आपकी मार्जिन प्रोफाइल कम है ना? लगभग 18 से 20% का मार्जिन होता है। और जो उनका अभी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे अराउंड 25 से 27% मार्जिन होते हैं। तो आगे जाके इनका रेलवे से कंट्रीब्यूशन आएगा, ट्रैक्शन मोटर्स या फिर जो आपके ब्रेक्स वगैरह हो गए, कपलर्स हो गए, तो ओवरऑल जो मार्जिन प्रोफाइल आगे जाके कम ही होना है। तो अभी जो ये लोग गाइड करते हैं 24 से 25% के बीच में मार्जिन होगा। पहले इनका मार्जिन 27 था, तो प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज हो रहा है वो एक लोअर मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ चेंज हो रहा है। दैट इज अगेन नॉट अ गुड साइन, है ना? दूसरा, सिंस वो आप रेलवे के साथ आप काम करते हो, तो वो गवर्नमेंट लिंक्ड होते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी जो है आपकी वो भी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइसेस का मतलब जो आपके पैसे को जो आप पे करता है गवर्नमेंट, उसमें थोड़ा डिले रहता है ना। तो अनलाइक द प्राइवेट प्लेयर्स, तो अगेन वहाँ से भी इशूज़ है। हाँ, और इनकी कुछ सब्सिडरीज भी हैं, जो नोवेलिक एक क्लियर मोशन करके सब्सिडरी है, और जो मैंने आपको EKL जो रेलवे वाली जो कंपनी इन्होंने जिसके बाद एक्वायर किया है, जिसके बाद ये लोग रेलवे प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है आपकी कुछ रेडार सेंसर्स बनाता है, सस्पेंशन मोटर्स बनाता है, ब्रेकिंग कंपोनेंट्स वाली कंपनीज हो गई। तो ये कुछ सब्सिडरीज है जहाँ से अगर इनको उसको एक्वायर करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, QIP रेज करना पड़ा, तो उससे EPS भी डाइल्यूट हो गया है। तो ये सारी बातें हैं इस कंपनी के बारे में। और तो मैंने आई थिंक सारा कुछ आपसे डिस्कस कर लिया है। कुछ प्लांट्स इनके आ रहे हैं चेन्नई वगैरह में, तो जिस पे से कुछ वो लोग सेंसर्स बनाएंगे, तो वो तो ठीक है, नॉर्मल है। और कुछ पॉइंट है मेरे पास, लेट मी जस्ट सी। सो ठीक है। सो जो मुझे जो मोस्टली जो पॉइंट डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं इस कंपनी को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? टू गेट ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑटो एंसिलरी सेक्टर, है ना? अब मैंने तो इस कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें बोली। आई थिंक मैंने कोई पॉजिटिव बात नहीं बोला है। ऑल्दो कंपनी बहुत अच्छी है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, और जो इनके इशूज़ हैं वो मे बी अपॉर्चुनिटी की तरह से काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी रहेगी, बट अगेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से कि बहुत सारे इशूज़ मैंने तो आपको बोल दिए। तो अगेन मतलब इट्स नॉट वर्थ इट कि आप इतने सारे मूविंग पार्ट्स को हम लोग देखें और मतलब उस तरह से डिसीजन ले अपना। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी, अगेन अ गुड कंपनी फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं। इनका टॉप लाइन भी कितना आएगा? आपके लूमेक्स ही बोलता है 15 से 20% हो गया, इसका भी 100% मतलब 20% से तो कम का ही इंजन है ये, है ना? और पिछले 2 क्वार्टर्स में इनके
अभी इस क्वार्टर में भी -5% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है। तो ऑफकोर्स मोस्ट लाइकली है कि इस पर्टिकुलर साल में ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस FY 25 से 26 में कितना परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ मिलता है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चनेबल फिगर। So these were all the points which I wanted to discuss about the Sona Comstar company. Hope I have given you a good clarity. Thank you very much.